नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने कहा है कि पिछले 2 सालों से कांग्रेस सरकार इतनी अक्षम और भ्रष्ट है कि हर बार जब हम उनके कुशासन, उनके कुकर्मों और उनकी विफलताओं को उजागर करते हैं तो उनके पास केवल एक ही बहाना बचता है। वो हमें नोटिस भेजते हैं और हमारे खिलाफ झूठे मामले गढ़ने की कोशिश करते हैं और मीडिया का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। कल हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के बहनोई सृजन रेड्डी का पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे उन्होंने कानून तोड़ा और 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। शाम तक हरीश राव को नोटिस सौंप दिया जाता है और पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कोई केस में फंसाने की कोशिश करते हैं और मीडिया अटेंशन, मीडिया डाइवर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं। कल जो हुआ, हरीश राव जी ने कल सुबह कैसे रेवंत रेड्डी के जो ब्रदर इन लॉ है सृजन रेड्डी, उन्होंने कैसे यहाँ की कानून तोड़ते हुए यहाँ के जो सिंगरेनी एजेंसी है, सिंगरेनी कॉलियरीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 51% भागीदारी राज्य सरकार का है, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इस एजेंसी में कैसे उन्होंने कानून को तोड़ के एक नया कानून बना के टेंडर्स को रिंग करके हजारों करोड़ का करप्शन कैसे किया, इसका खुलासा हरीश राव जी ने कल सुबह किया। क्या हो जाता है तुरंत शाम तक कोई मिनिस्टर, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, बल्कि ऊपर से कल शाम में उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको फोन टैपिंग में आपका तहकीकात करना है, आप आ जाइए। बस हम एक ही बात याद करना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी को, आपको आके 2 साल हो गया। इन 2 सालों में आपने एक भी काम, एक भी वादा जो आपने किया आवाम के साथ तो निभाया नहीं, और ऊपर से कई सारे केस लगाए, कालेश्वरम केस, फोन टैपिंग केस, फॉर्मूला ई केस, फलाना केस, ठिकाना केस। एक केस में भी आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं, पर हमेशा मीडिया मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट, डाइवर्शन ये करते हुए टाइम पास कर रहे हैं। ये भी उस सिलसिले में एक और दौर है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर एक बात पक्का है, हम छोड़ेंगे नहीं इस बात को। जो सिंगरेनी में घोटाला हुआ, जो सिंगरेनी में स्कैम हुआ, जिसमें आज कांग्रेस और बीजेपी मिलकर जो काम कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं यहाँ स्टेट के और कैबिनेट में भी है किशन रेड्डी, उनसे हम कुछ सवाल हम किए थे, आज जवाब उनसे मांग रहे हैं। आप कोल मिनिस्टर हो और आपके मिनिस्ट्री के अंडर आता है सिंगरेनी कॉलरीज, जिसमें आपकी सरकार की भी भागीदारी है, तो आप क्यों खामोश हो? जो एक साइट विजिटेशन सर्टिफिकेट करके जो बेवजह एक क्लॉज लगाया गया, जिसको लेके आज कॉन्ट्रैक्टरों के नाम नंबर लेके उनको फोन करके चीफ मिनिस्टर के यहाँ के जो उनके ब्रदर इन लॉ है खुद फोन करके डरा रहे हैं, खुद फोन करके कहते हैं कि आप टेंडर नहीं डालिए। ये हमें कॉन्ट्रैक्टरों ने खुद बताया, तो इसलिए हम सारे डिटेल देने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र में है, उनको सच्ची में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को यहाँ पे जो करप्शन कर रही है उसमें अगर उनकी भागीदारी नहीं है बीजेपी की, तो उनको जरूर इमीडिएटली इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए और किशन रेड्डी जी को इमीडिएटली जवाब देना पड़ेगा। हैदराबाद में आज ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा किराए में संशोधन और शहर के बाहर से आने वाले ऑटो के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर की गई 1 दिवसीय हड़ताल से काफी असुविधा हो रही है, खासकर स्कूली बच्चों और जो डेली यात्रा करते हैं उनको। अनौपचारिक श्रम और श्रमिक कल्याण संघ द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल ने लोगों की सुबह की दिनचर्या को बाधित कर दिया और पूरे दिन इसका प्रभाव पड़ने की आशंका भी है। ILWF ने सरकार से अपनी 2 प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की घोषणा की है। पहला, वो हैदराबाद शहर की सीमा के भीतर अन्य जिलों से आने वाले ऑटो रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, संघ मीटर के हिसाब से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ड्राइवरों को कहना है कि किराए में आखिरी संशोधन कई साल पहले हुआ था और मौजूदा कमाई टिकाऊ नहीं है। उन्होंने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को अपनी आय पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव का कारण बताया है। शहर में रोजाना ऑटो रिक्शा से यात्रा करने वाले यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा स्कूली छात्रों का है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऑटो हड़ताल की वजह से होने वाली असुविधा शाम के समय तक जारी रहने की भी संभावना है, क्योंकि हैदराबाद में स्कूली छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग अपनी वापसी यात्राओं के लिए ऑटो पर निर्भर रहते हैं। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज फोन टैपिंग मामले के संबंध में नोटिस मिलने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की। कोकापेट में SIT जांच कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए राव ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में उन्हें जारी किए गए नोटिस ध्यान भटकाने वाली राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री द्वारा खेला जा रहा नाटक भी बताया। उन्होंने कहा कि कल रात 9 बजे उन्होंने मुझे नोटिस जारी कर आज सुबह 11 बजे तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। उस समय मैं सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्र में था, हालांकि मैं रात भर में हैदराबाद पहुंच गया और अब मैं उनके नोटिस के आधार पर पूछताछ के लिए पेश होऊंगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम डरते नहीं हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हमें न्यायिक प्रणाली का
पूरा भरोसा है। जुबली हिल्स स्थित सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में तनाव का माहौल छा गया, जहां हरीश राव फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। बीआरएस नेताओं और अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा उन्हें ऑफिस में प्रवेश न देने के फैसले पर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने उन्हें ऑफिस में कदम नहीं रखने दिया। संगारेड्डी नगर निगम के पूर्व पार्षद पोन्ना राजेंद्र रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कई प्रमुख नेता नगर निगम चुनाव से पहले भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने आज हैदराबाद में उन्हें बीआरएस के स्कार्फ सौंपकर पार्टी में उनका स्वागत किया। संगारेड्डी विधायक चिंता प्रभाकर के साथ कांग्रेस नेता पोन्ना रामा रेड्डी, कृष्ण रेड्डी, मनिक रेड्डी, दस्तगिरी, इम्तियाज, मधु, जम्वागिरी, नरसिम्हलू और उनके अनुयायी औपचारिक रूप से बीआरएस में शामिल हुए। राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इस घटनाक्रम को नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि नगर निकाय चुनाव में कुछ ही दिन पहले बीआरएस को एक बड़ा फायदा मिला है। विधायक चिंता प्रभाकर ने कहा कि नगर निगम चुनाव में बीआरएस निश्चित रूप से विजय होगी। बीआरएस नेता कसाला बुची रेड्डी, विजेंद्र रेड्डी, वेंकन्ना और अन्य उपस्थित रहे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जल्दी अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक खास लीडरशिप कोर्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वे यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में आयोजित होने वाले लीडरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी नाम के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे। ये कोर्स 25 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी कैंपस में रहकर कोर्स में हिस्सा लेंगे। हार्वर्ड के मुताबिक ये एक ऑन कैंपस कोर्स है जो अमेरिका के कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स स्थित कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों और 5 महाद्वीपों से आए एक वरिष्ठ नेता, अधिकारी और प्रोफेशनल्स हिस्सा लेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी पूरे कोर्स के दौरान हार्वर्ड कैंपस में ही रहेंगे और सभी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के मुताबिक ये कोर्स लीडरशिप को किसी पद या अधिकार के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवहारिक कौशल के तौर पर समझने पर केंद्रित है। इसमें ये सिखाया जाता है कि सिर्फ अधिकार से काम नहीं चलता, तब नेता किस तरह के लोगों के साथ जटिल समस्याओं का समाधान निकालते हैं। इस कोर्स में मौजूदा घटनाओं पर चर्चा के बजाय ऐतिहासिक और आधुनिक केस स्टडी के जरिए नेतृत्व से जुड़ी चुनौतियों को समझाया जाता है। ये केस अलग अलग देशों, संस्थानों और समय से जुड़े होते हैं ताकि प्रतिभागी व्यापक नजरिया विकसित किया जा सके। ईडी की टीम ने सबरीमाला मंदिर के सोने और दूसरे कीमती सामान की हेराफेरी मामले को लेकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में 21 जगहों पर छापेमारी की है। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही है। ईडी की जांच के मुताबिक ये मामला तब सामने आया जब केरल क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में कई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोप है कि कुछ अधिकारी, कुछ निजी लोग, कुछ बिचौलिए और कई ज्वेलरी वालों ने मिलकर मंदिर की कीमती चीज़ों को बाहर पहुँचाया। इसके बाद ईडी ने कोर्ट से आदेश मिलने के बाद 9 जनवरी 2026 को इस केस में ECIR दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। जांच में ईडी को पता चला है कि मंदिर की सोने से ढकी पवित्र चीजों को सरकारी रिकॉर्ड में कॉपर प्लेट बताया गया है, जबकि असल में वे सोने की थी। इन्हें 2019 से 25 के बीच मंदिर से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन्हें चेन्नई और कर्नाटका में कुछ प्राइवेट जगहों पर ले जाकर केमिकल से सोना निकाला गया। सोना निकालने के बाद उसे बेच दिया गया और इससे जो पैसा आया वो अलग अलग लोगों ने अपने पास रखा, इधर उधर भेजा और छुपा लिया। जांच में एक और बात सामने आई है कि सबरीमाला मंदिर में सोने वाली चीज़ों के अलावा कई आर्थिक गड़बड़ियां हो सकती हैं, जैसे मंदिर में चढ़ाई जाने वाली चीज़ों की हेराफेरी, रिचुअल्स से जुड़े पैसों का गलत इस्तेमाल, और ईडी इन पहलुओं की भी जांच कर रही है। कर्नाटका के डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया गया है। उनका अपने ही कार्यालय में एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते उन पर ये एक्शन लिया गया है। उनका वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटका में बवाल मच गया। हालांकि के रामचंद्र राव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वीडियो को फेक बताते हुए कहा कि ये वीडियो पूरी तरह से AI
वीडियो है। वायरल वीडियो ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज का बताया जा रहा है, जहां ऑफिस में अपने चैम्बर में रामचंद्र राव एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। रामचंद्र राव वर्तमान में DCRB के DGP के पद पर कार्यरत है। अब रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं को स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी। राहुल ने कहा कि देश महान तब नहीं बनता जब वहां के लोगों को चुप कराया जाता है। हमारे संविधान की नींव एक व्यक्ति, एक वोट, एक विचार है कि हर भारतीय की अपनी आवाज हो। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी RSS चुप्पी और समर्पण को लागू करते हैं। कांग्रेस हमारे लोगों की आज़ादी और अधिकारों की रक्षा करती है। हम कभी भी चुप्पी के कल्चर को, अपनी डेमोक्रेसी को खराब नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। राहुल ने कहा कि संविधान की बुनियाद एक आदमी, एक वोट है और एक आइडिया यह है कि हमारे देश को चलाने में हर एक भारतीय नागरिक की आवाज़ होनी चाहिए। भाजपा और हमारे बीच फर्क यह है कि वे पावर के सेंट्रलाइजेशन के लिए खड़े हैं और हम पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश तब तक महान नहीं बनता जब तक वहां के लोगों को चुप कराया जाता है। राहुल गांधी ने जनता से बातचीत के दौरान कहा कि मैं आज आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी कोई केरल के लोगों की आवाज़ को नहीं दबा पाएगा। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एडेपट्टी के पलानीस्वामी ने आज कहा कि राज्यपाल RN रवि ने लोक भवन से एक बयान जारी किया। अपने बयान में राज्यपाल ने बताया कि कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों को वास्तविक निवेश में परिवर्तित नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि तमिलनाडु में POCSO अधिनियम के तहत मामले में 55% की बढ़ोतरी हुई है। राज्यपाल ने मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे, आत्महत्या की बढ़ती दर और दलितों के खिलाफ अपराधों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में प्रतिदिन लगभग 65 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और राज्य अब देश का आत्महत्या केंद्र गया है। राज्यपाल ने अपने बयान में इन सभी तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। AIADMK शासन के दौरान कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम थी, लेकिन DMK सरकार के तहत कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। हम मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन खुद को सुपर मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल का बयान जमीनी हकीकत को दर्शाता है। सच्चाई के साथ अन्याय करने वाले भाषण को पढ़ने से राज्यपाल का इनकार करना उचित है। DMK सरकार जानबूझकर राज्यपाल रवि का अपमान करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के भाषण में अपनी निजी टिप्पणियां जोड़ रहे हैं। राज्यपाल केवल राज्य में जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई को रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। राज्यपाल की आलोचना करना उचित नहीं है। हम यहाँ जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की असेंबली में अपने पारंपरिक भाषण दिए बिना बाहर चले जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि राज्य अपने लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने को स्वीकार नहीं करेगा और गवर्नर को संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर रवि असेंबली से बाहर जाने के बाद सत्ताधारी DMK सरकार कई आरोप लगाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने परंपरा और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए बाहर चले जाने के लिए गवर्नर की आलोचना की और बाद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि भाषण के अंग्रेजी संस्करण को बढ़ा हुआ माना जाए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद टैगोर ने कहा कि गवर्नर रवि बार बार भारत के संविधान का पालन करने से इनकार क्यों करते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा काम किया जो तमिलनाडु विधानसभा लोगों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्था को कमजोर करता है और उसका अपमान करता है। टैगोर ने तमिल में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान साफ है कि गवर्नर एक संवैधानिक प्रमुख होता है, न कि कोई समानांतर सत्ता। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।